हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एकेडमी। तो चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर कोड 165। तो चैप्टर 1 का कंप्लीट वीडियो वन शॉट में लाया गया है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। यहाँ हमें ये जानना है कि कंप्यूटर्स आजकल आप कहाँ-कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आज के समय में कंप्यूटर्स जो है लगभग आपके सारे काम में इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो या इंजीनियरिंग का वर्क हो, रिसर्च का वर्क हो, टीचिंग हो, प्रिंटिंग वर्क्स हो, रिक्रिएशनल सभी जगह पे हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज़ कंप्यूटर्स इज़ विद द कंप्यूटर वी कैन डू द प्रोसेस वेरी फास्टली, वी कैन स्टोर द डेटा एंड वी कैन रिट्राइव द डेटा व्हेरेवर इट इज़ रिक्वायर्ड। तो हमारे काम को इसने क्या किया? स्मार्ट तरीके से हमारे काम को आसान बना The areas of applications are computers are confined only by limitation। पर जो इसके लिमिटेशंस हैं उसको अगर देखा जाए तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे हम कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अदरवाइज एवरीवेयर वी आर गोइंग टू यूज द कंप्यूटर सिस्टम। कहता क्या है कि अगर कोई भी काम सिस्टमैटिक तरीके से अगर हो रहा हो तो वो सारे के सारे काम कंप्यूटर्स के थ्रू किए जा सकते हैं। तो आज के लिए इट इज इसेंशियल फॉर एवरी एजुकेटेड पर्सन टुडे टू नो अबाउट द कंप्यूटर, उसके स्ट्रेंथ और उसके वीकनेस और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अब सभी को जानना चाहिए। आइए हम जानते हैं इन सभी को एक बार डिटेल में। कंप्यूटर सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हो कि आज अ 21st सेंचुरी चाइल्ड्स यू कैन आइडेंटिफाई विद मेनी थिंग्स व्हिच वर अलाइंड टू अस। कई तरह के काम हैं जो हम कंप्यूटर्स की मदद से करते हैं, है ना? तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस डायग्राम्स के थ्रू कि कोई मेल भेज रहा है, कोई वीडियो चैट कर रहा है ना? कोई अपने इमोशंस को शेयर्स कर रहे हैं, कोई बिज़नेस का काम कर रहा है। तो इस तरह से कई तरह के काम जो हैं वो कंप्यूटर की मदद से होते हैं। जितने भी सीन जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और उसके एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया गया है कि लोग कई तरह से अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वी आर सराउंडेड बाय द कंप्यूटर, बी इट वॉशिंग मशीन्स का काम हो, क्लॉथ्स को वॉशिंग मशीन आप देखो आजकल आपका कंप्यूटर बेस्ट वॉशिंग मशीन आ गया है। बैंकिंग सिस्टम्स की बेकिंग ऑफ डिश की बात किया जाए, ऑटोमेटिक रेसिपी की तैयारी हो जाती है। हीटिंग सेंट्रल हीटिंग सिस्टम्स है, बर्गलर अलार्म है, ऑटोमेटिक डोर्स है, ट्रैफिक लाइट सिस्टम है, लिफ्ट्स है, एक्सेट्रा। तो आप अपने चारों तरफ अगर ध्यान से देखेंगे तो कई तरह के काम आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, जो हम कंप्यूटर्स और कंप्यूटर से एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी की मदद से ही करते हैं। तो इन टोटल अगर देखा जाए तो इन्होंने हमारे लाइफ के ऊपर ऑलमोस्ट कब्जा कर रखा है। और कैसे कब्जा किया है? क्योंकि हमारा काम आसान हो गया है, हम डिपेंडेंट हो गए हैं। तो हमारे काम को आसान बना दिया गया है और हम चाहते हैं कि हम कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंस रेफर्स टू द कमिंग टुगेदर ऑफ टू एरियाज और फील्ड्स और टेक्नोलॉजी। जब दो एरिया और दो टेक्नोलॉजी को आपस में आप मर्ज कर लेते हो, मिक्स कर देते हो, तो उसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं। So the technological convergence or convergence of technology can be thought of as a process by which existing technology merge into the new forms and that bring together different types of media and कुछ न्यू के साथ एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को हमने क्या किया, मर्ज कर दिया और एक नया डेवलपमेंट आ गया। इसी को हम कन्वर्जेंस कहते हैं। जैसे मॉडर्न वीडियो गेम डेवलपर्स में क्रिएट कंसोल प्राइमरली फॉर प्लेइंग गेम्स, बट दे आल्सो डिजाइन देम टू प्लेबैक वीडियो एंड म्यूजिक एंड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। मतलब अब ऐसा हो गया कि सिर्फ वीडियो गेम में आप वीडियो गेम ही नहीं खेल सकते हैं, वहाँ इंटरनेट से कनेक्ट भी हो सकते हैं और आप म्यूजिक भी खेल सकते हैं। क्या हो गया, सिस्टम में चेंजेस आ गए टेक्नोलॉजी का। New media players are capable of not only playing the video or audio from the physical medium but can also stream data over the internet, display photographs on a disk, view websites online। तो आपने क्या देखा कि जो अदर टेक्नोलॉजी है, चाहे ऑडियो वीडियो है, वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट हो जा रहे हैं, इंटरनेट स्ट्रीमिंग हो जा रहे हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। 20th century witnessed the advent of the multitude of technology in various arenas। जान सकते हैं कई तरह के सिस्टम, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कन्वर्जेंस देखने को मिलेगा, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कन्वर्जेंस देखने को मिलेगा, कंटेंट टेक्नोलॉजी में कन्वर्जेंस देखने को मिलेगा, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से कई सारे टेक्नोलॉजी हैं जहां पे कन्वर्जेंस की बात होती है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ मेन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हैज रिजल्टेड इनटू द कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। ये हो क्यों रहा है, रीजन क्या है इसके लिए? तो लोग डिपेंडेंट हैं एक दूसरे को। तो जब डिपेंडेंसी आ गई तो कन्वर्जेंस की बात आ गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ कन्वर्जेंस ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड कंटेंट टेक्नोलॉजी। मतलब अलग-अलग तरह के इन्फॉर्मेशंस को हम प्रेज़ेंट करते हैं। वेरियस मीडिया रिप्रेजेंटेटिव डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है। तो जो जिसको कि हम आईसीटी के नाम से भी जानते हैं आजकल, जो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, तो दैट इज़ द आल्सो द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी।
अगर कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक हमारा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गया, जहाँ पे अभी मैंने बताया कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कन्वर्जेंस होता है, जो हमारा मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन करता है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी क्रूशियल फॉर कंप्यूटर सच एज प्रोसेसर, मेमोरीज, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कन्वर्जेंस। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। तब यहाँ पे इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन मीडिया, वायर्ड और वायरलेस के थ्रू, जैसे इंटरनेट है, ईमेल हो गया, मोबाइल डिवाइसेज है, रेडियो टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट्स, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशंस। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर फॉर कम्युनिकेशन जितनी भी चीजें, ये हमारे क्या हो रहे हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इनहेंसमेंट। आईसीटी की बात करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो आईसीटी एक्चुअली क्या है, इसको अम्ब्रेला टर्म बोला जाता है कि आज के डेट में आईटी का, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर सिस्टम्स का हम कई जगहों पे इस्तेमाल करते हैं। तो जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दोनों को मिक्स कर दिया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को मिक्स कर दिया गया, तो क्या बना, हमारा आईसीटी बना। इट इज द कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन वाया टेलीकम्युनिकेशन। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। कंटेंट टेक्नोलॉजी की बात करें तो कंटेंट टेक्नोलॉजी क्या है कि कंटेंट ड्राइवन फील्ड सच एज द प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हमें आजकल कंटेंट 3D पिक्चर्स के फॉर्म में, 3D मूवीज के फॉर्म में मिलने लगे हैं, रियल टाइम ब्रॉडकास्ट भी होने लगे हैं, क्रिकेट मैच का लाइव फीडबैक्स हो जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब कंटेंट टेक्नोलॉजी, कंटेंट डिलीवरी किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट टेक्नोलॉजी देखा जाए, जैसे स्मार्टफ़ोन। स्मार्टफ़ोन जो है, वो आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कन्वर्जेंस। पहले स्मार्टफ़ोन का, मोबाइल का यूज़ या फ़ोन का यूज़ हम कॉलिंग के लिए करते थे। फिर एसएमएस की बात आ गई। अब हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, हम चैटिंग करते हैं, हम गेम खेलते हैं, हम वीडियो देखते हैं, हम इंटरनेट यूज़ कर लेते हैं, हम ऑफ़िस का काम कर लेते हैं। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका जो स्मार्टफ़ोन है, वो एक तरीके का कंप्लीट कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो देयर आर सो मेनी कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी, वॉइप, स्मार्ट टीवी, मोबाइल टीवी, ये सब अदर कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल। आइए बात करते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर दोज टेक्नोलॉजी दैट ऐड इन फर्स्ट स्पीडी एंड सिक्योर कम्युनिकेशन अमंग पीपल फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको फैसिलिटी देता है कि दुनिया के किसी भी कोने में रह के आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, वो भी सिक्योर मेथड से। हम कॉमन पॉपुलर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आज के समय में हम यूज करते हैं, उसमें सबसे पहला नाम आता है आपका ईमेल का। ईमेल क्या है? इन शॉर्ट इट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट रेफर्स टू द मैसेज सेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद आता है एसएमएस। एसएमएस को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट मैसेज सर्विस बोलते हैं, कॉमनली रेफर टू एज टेक्सटिंग। हमने कई बार टेक्सटिंग करते हैं, कई बार आप कॉल करो किसी को तो लोग मैसेज करते हैं, प्लीज टेक्स्ट। तो टेक्स्ट भी का मतलब हो गया कि वो आपसे एसएमएस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो एसएमएस को शॉर्ट मैसेज सर्विस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आप मैक्सिमम 160 कैरेक्टर्स ही भेज सकते हैं एक डिवाइस से दूसरे। यहाँ पे जब कभी भी 160 कैरेक्टर से ज़्यादा का मैसेज होता है, तो ऑटोमैटिकली वो स्प्लिट अप हो जाता है मल्टीपल मैसेज। लॉन्गर मैसेज विल ऑटोमैटिकली स्प्लिट अप इनटू द सेवरल फास्ट। मोस्ट सेल फोन सर्विसेज सपोर्ट दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट मैसेज। सभी सपोर्ट करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड चैट सर्विस। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड चैट सर्विसेज क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब हो गया लाइव एंड विजुअल कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल सिटिंग इन सेपरेट रूम ओवर ए नेटवर्क। तो देयर आर मेनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स अवेलेबल टुडे, जैसे कि स्काइप का यूज करते हैं, व्हाट्सएप से भी हमारा वीडियो कॉल हो जाता है, फेसबुक वीडियो कॉल भी हो जाता है, गूगल्स के भी कई सारे टूल्स कॉल करते हैं। Blogs and wikis. Blog is shortened version of Weblog. It is an online journal, diary, or news column with post in reverse chronological order, latest first, and options for readers to comment like a WordPress. तो WordPress में हम इस चीज को बनाते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और चैट सर्विस करते हैं। Wikis क्या है? Wikis refers to the easily edited set of the one or more link pages that readers can add or modify. कोलैबोरेटिव कंटेंट क्रिएशंस का हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि मीडिया विकी हमारा है। माइक्रो ब्लॉगिंग क्या होता है? माइक्रो ब्लॉगिंग जो है कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लॉगिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम्स का कंबाइंड फॉर्म है, जिसे हम माइक्रो ब्लॉगिंग। यहाँ पे यूजर क्या करता है? शॉर्ट मैसेज पोस्ट कर देता है, ऑडियंस ऑनलाइन होता है, वो उसके ऊपर रिप्लाई देता है। तो जैसे कि ट्विटर पे आप जब भी ट्वीट करते हो, तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ माइक्रो। डॉक्यूमेंट एंड कैलेंडर शेयरिंग सर्विस, दीज आर द आल्सो द पार्ट्स ऑफ द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ भी हम देखो, हम लोगों के साथ अपने कैलेंडर शेयर करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं गूगल डॉक्स की मदद से।
है ना? तो इसे हम क्या कहते हैं, गूगल कैलेंडर, गूगल डॉक्स में, तो दैट इज़ द आल्सो द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलिए, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर होता है, अगर जनरल टर्म में देखा जाए, तो कंप्यूटर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ है यूज्ड टू प्रोसेस डेटा। डेटा को प्रोसेस करने के काम में आता है, डेटा को प्रोसेस करने के काम में आता है, ठीक है? और इट कैन बी सेड द कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस इन अकॉर्डेंस विद द सेट ऑफ मतलब कंप्यूटर कोई भी काम करता है, तो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करता है। उसे क्या चाहिए? इंस्ट्रक्शन चाहिए। तो जो इंस्ट्रक्शन आप देते हो एज़ अ प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर आपका बिहेव करता है। अगर आप कंप्यूटर देखें, जैसे कि दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एक सिस्टम है जिसके साथ माउस लगा हुआ है, कीबोर्ड लगा हुआ है, मास स्टोरेज डिवाइस है, मॉनिटर लगा हुआ है, प्रिंटर लगा हुआ है, तो दैट इज़ द कंप्यूटर डिवाइस। तो अगर आप कंप्यूटर्स को ध्यान से देखें, तो कंप्यूटर कैन बी थॉट एज़ अ कॉम्बिनेशंस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर व्हिच ट्रांसफॉर्म सम डेटा व्हिच ट्रांसफॉर्म सम डेटा इनटू द इन्फॉर्मेशन। आइए जानते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। अगर हम हार्डवेयर की बात करें, हार्डवेयर हमारा फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है, फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है, जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। अभी मेरे हाथ में पेन है, ये दिस इज आल्सो द हार्डवेयर। कीबोर्ड, माउस, जितने भी चीज़ आपको दिख रहे हैं, ये सब हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस होता है, प्रोग्राम्स होता है, जो कंप्यूटर को ये बताता है कि उसे काम कैसे करना है। किसी भी हार्डवेयर से काम लेने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है ना? तो सीडी पे जैसे गाना और गेम्स स्टोर हो रहा है, तो सीडी को तो आप टच कर सकते हो, दैट इज़ द हार्डवेयर। बट जो गाने और सॉन्ग्स उसके अंदर स्टोर किए गए हैं, जिसको आप टच नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर, दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब आइए बात समझते हैं डेटा क्या होता है। तो अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम क्या कहते हैं? कहते हैं और इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं? इट्स रेफर्स टू द प्रोसेस्ड डेटा एंड मीनिंग। जब इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली कलेक्ट कर लिया जाता है, किसी का नाम लिखा हुआ है, किसी का मार्क्स दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, इसको एक प्रॉपर सेंटेंस के तौर पे जब लिख दिया जाता है, तो एक इन्फॉर्मेशन बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? थिंग कहते हैं। आइए जानते हैं कंप्यूटर काम कैसे। देखिए, कंप्यूटर्स के बारे में आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपने ऊपर समझना पड़ेगा किसी भी चीज़ को, कि आपको कोई काम करना होता है तो आप क्या करते हो? अगर आपको पढ़ाई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो आप जाते हो बैग में से बुक निकालते हो, नोटबुक निकालते हो, फिर एक्सरसाइज़ टर्न क मतलब पेज टर्न करके आप एक्सरसाइज़ पे आते हो, उस चैप्टर पे आते हो, उस एक्सरसाइज़ पे आते हो। फिर वहाँ से क्वेश्चन रीड करते हो, इनपुट लेते हो, फिर प्रोसेस करते हो, फिर उसको आउटपुट की डिवाइस की मदद से आप उसे सॉल्व करते हो। इसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम भी काम कर रहा है। जब कभी भी आप कंप्यूटर सिस्टम से बात करते हैं, तो वो आपको कंप्यूटर्स को आपको कुछ इनपुट देना होता है। इनपुट देने के बाद कंप्यूटर क्या करता है? उसके साथ प्रोसेस करता है। इनपुट लेने के बाद कंप्यूटर क्या करेगा? प्रोसेस। प्रोसेस के बाद क्या होगा? आउटपुट। कंप्लीट सिस्टम को हम आईपीओ बोलते हैं। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट कहते हैं। आईपीओ मीन मतलब आपने जैसे समझा कि टोटल 3 स्टेज होते हैं जिसके थ्रू कंप्यूटर काम करता है। पहला थिंग्स है कि थिंग्स अपॉन वर्क, दैट इज़ द इनपुट स्टेज। सेकंड स्टेज होता है जहाँ पे एक्चुअल वर्क किया जाता है, प्रोसेस स्टेज। और थर्ड स्टेज जहाँ पे हम रिजल्ट देते हैं, हम आउटपुट स्टेज पे हैं। तो जितने भी टास्क होते हैं, हम लाइफ में जितने भी टास्क करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर की मदद से हो, चाहे नॉन कंप्यूटर मदद से हो, ये सारे के सारे आईपीओ साइकिल के तहत, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के तहत आते हैं। तो कंप्यूटर इज़ आल्सो नॉट द एक्सेप्शन। कंप्यूटर आल्सो फॉलो द आईपीएल साइकिल। Needs certain carries out a process, it needs certain data to carries out a process and the output. इसे भी कुछ डेटा चाहिए, तो कंप्यूटर takes the input, carries out the process upon it and produce the output. So that is the working structure of the computer system. कंप्यूटर कैसे काम करता है? अब फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें, क्योंकि कंप्यूटर्स के 3 काम हैं, इनपुट लेना, प्रोसेस करना और आउटपुट देना। बट इन एक्चुअली कंप्यूटर्स के पास टोटल 4 फंक्शन। इस चौथे फंक्शंस में क्या इंक्रीज़ हो गया? वो इंक्रीज़ हो गया आपका मेमोरी। आप इनपुट तो दे रहे हो, आप आउटपुट भी ले रहे हो। कंप्यूटर प्रोसेस भी कर रहा है, लेकिन प्रोसेस करने के लिए इनपुट लेने के बाद इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना पड़ता है और प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट को स्टोर करना पड़ता है, सो दैट आउटपुट डिवाइस को वो प्रॉपर्ली भेजा जा सके। तो कंप्यूटर्स के टोटल 4 फंक्शन है। एक्सेप्ट डेटा, दैट इज़ द इनपुट, प्रोसेस डाटा, दैट इज़ द प्रोसेसिंग, produce result, that is the output, and as well as result, store results. It's not the only the store the result, it will store the data and instruction also. तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो कंप्यूटर बनाया गया है, वो इसी हिसाब से बनाया गया है कि इन चारों फंक्शंस को कंप्यूटर परफॉर्म कर सके। जैसा कि आपको इस फिगर में मैं दिखा रहा हूँ कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, आप इसको समझ सकते हैं। जब भी आप कुछ इनपुट करते हो, वो मेमोरी के पास भी जाता है और कंट्रोल यूनिट एएलयू को इन्फॉर्मेशन देता है कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करो, एएलयू कंट्रोल यूनिट को मैसेज देता है काम हो चुका है। वापस वहाँ से इन्फॉर्मेशन मेमोरी में आता है। वहाँ से इन्फॉर्मेशन कहाँ गया? मेमोरी में। और साथ ही साथ आउटपुट कंट्रोल यूनिट ने किसको भेज दिया? आउटपुट डिवाइस को भी भेज देता है। कुछ इस तरीके से कंप्यूटर काम करता है।
कंप्यूटर जो है जैसा कि देख सकते हो कि कंप्यूटर इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल को फॉलो करता है, जिसमें इनपुट यूनिट से इनपुट लिया जाता है, प्रोसेस यूनिट से सीपीयू से प्रोसेसिंग करवाया जाता है और आउटपुट यूनिट से आउटपुट दिया जाता है। लेकिन सबके अलावा हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसको हम स्टोरेज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मेमोरी। मेमोरी क्या करता है, उन इंफॉर्मेशंस, उस डेटा और उस रिजल्ट को स्टोर करता है जब ये प्रोसेस हो रहा होता है। तो द मेन मेमोरी होल्ड्स द इनपुट एंड इंटरमीडिएट आउटपुट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। इसके लिए जनरली हम मेन मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा रैम। अब आइए जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम्स में यहाँ पे इनपुट यूनिट क्या है? इनपुट यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनपुट फेज। जिस तरह का भी इनपुट हो, वो सारा इनपुट कौन दे रहा होता है? वो इनपुट यूनिट प्रोवाइड करता है। सीपीयू क्या करता है? सीपीयू रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग फेज एंड आउटपुट रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटपुट। तो मेमोरी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज। तो इन नटसेल देखा जाए तो इनपुट फंक्शंस के क्या काम होते हैं? इनपुट्स के 2 काम होते हैं। पहला तो आपसे लेना और फिर उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके सिस्टम को देना, जिस फॉर्मेट समझ सकते हैं, ठीक है? जैसे कि आप कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर, इन सारे डिवाइस को। आउटपुट फंक्शन की बात करें तो डिस्प्लेइंग द डेटा इनपुट टू द कंप्यूटर एंड प्रोसेस डेटा इन अ ह्यूमन लेवल। मतलब जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से मिल रहा है, वो मशीन लैंग्वेज में मिलेगा, मशीन कोड में मिलेगा, उसको ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किसका है? हमारा आउटपुट फंक्शन का। प्रोसेसिंग फंक्शन रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट द गिवन इंस्ट्रक्शन। जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है उसके हिसाब से उसे काम करना होता है, वो काम हमारा सीपीयू करता है। अब सीपीयू क्या-क्या काम करता है? सीपीयू के अंदर में एक्चुअली 2 यूनिट होते हैं। एक हो रहा है एएलयू और एक होता है एलयू। का काम होता है कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को कंप्लीट करना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का काम अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो गया, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू कंपैरिजन करना, ये हमारा लॉजिकल का। कंट्रोल यूनिट ओवरऑल जितने भी काम हो रहे होते हैं आपके सिस्टम्स के ऊपर, उन सारी चीजों को अगर कोई कंट्रोल कर रहा होता है तो वो आपका कंट्रोल यूनिट। So it is responsible for controlling the execution of instruction, one instruction at a time. Hence, it supervises all the operations, all the tasks which is carried out inside the computer system with the help of the instruction and data. Input से लेके output तक सारा काम, सारा system control कौन कर रहा होता है? हमारा control unit कर। प्राइमरी मेमोरी की बात करें, जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया था, ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग डेटा को या रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए हमें एक मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज द प्राइमरी मेमोरी। The memory made available to CPU to store data and instructions being processed. That is the role of the primary memory. स्टोरेज फंक्शंस क्या है? अब क्योंकि प्राइमरी मेमोरी क्या करता है? डेटा या इन्फॉर्मेशंस को टेम्पररी स्टोर करता है। हमें परमानेंट स्टोरेज की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो परमानेंट स्टोरेज के लिए आपको स्टोरेज फंक्शंस की जरूरत होगी। जैसे कि आपने नोटबुक को यूज किया है, वो आपका स्टोरेज डिवाइस। लेकिन आपके ब्रेन के अंदर की जो मेमोरी है, वो आपका प्राइमरी मेमोरी है। आप अभी सुन रहे हैं, अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो आप जो भी सुन रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? आपकी प्राइमरी मेमोरी में। और जब आप इसको लिखने लगेंगे, तो वो कहाँ जाएगा? स्टोरेज फंक्शन, स्टोरेज डिवाइस पे जाएगा। So storing any kind of information permanently and performed by the storage unit, like hard disk, CD, DVD, USB device, ड्राइव्स। तो ये जितनी भी चीजें पेन ड्राइव्स, ये सारे हमारे क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज है। सीपीयू, सीपीयू क्या है? जैसे कि हमारे पास ह्यूमन ब्रेन्स होते हैं और उन सारे डिसीजंस को लेने के लिए, बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, बॉडी के एक्शंस को मॉनिटर करने के लिए, उसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम भी अपने ब्रेन को यूज करते हैं। सीपीयू जो है इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सीपीयू को जैसा कि हम कंप्यूटर ब्रेन करते हैं, इट्स कंट्रोल एंड डायरेक्ट द इंटरनल एक्टिविटीज एंड एक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर। सीपीयू डज द एंटायर थिंकिंग एंड कंट्रोलिंग इन अ प्रोसेसिंग। जितने भी काम होते हैं, सारी प्रोसेसिंग काम कौन कर रहा होता है? हमारा सीपीयू। ठीक है? सीपीयू को हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं और इसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं। एक्चुअली सीपीयू के अंदर में 3 बेसिक यूनिट्स होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। ये एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट तो अभी हमने जाना था, लेकिन रजिस्टर क्या होता है? तो रजिस्टर्स, दिस थ्री सेक्शंस ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर्स वर्क टुगेदर। ये क्या होते हैं? ये सारे साथ में काम कर रहे होते हैं, चाहे वो एलयू हो, चाहे वो सीयू हो और रजिस्टर्स हो। ये तीनों यूनिट साथ में मिलके काम करते हैं। क्या काम करते हैं इनका देखना होगा। ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। इनपुट यूनिट से जो भी इन्फॉर्मेशन आता है, आउटपुट यूनिट से जो आउटपुट भेजना होता है और सेकेंडरी मेमोरी से जो इन्फॉर्मेशन, ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जिसे हम वायर्स कहते हैं। वायर्स के थ्रू, और उस वायर को हम क्या बोलते हैं? बस बोलते हैं। डेटा बस, कंट्रोल बस, इस तरह से कई सारे बस होते हैं। एलयू जैसा कि मैंने अभी आपको फिर से बताया था कि ये कंप्यूटिंग फंक्शंस के लिए होता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एज़ वेल एज़ ये लॉजिकल ऑपरेशन, दोनों तरह के ही काम करता है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ऐसे काम। रजिस्टर क्या होता है? द रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशंस आर स्टोर्ड इन रजिस्टर्स और इन मेमोरी और सेंट टू द आउटपुट डिवाइस।
अब ये जानते हैं कि ये कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? पहले रजिस्टर के बारे में जान लें कि रजिस्टर क्या करता है। तो रजिस्टर कहता है कि जितने भी काम सीपीयू को प्रोसेस करना होता है, एक्चुअली रजिस्टर एक ऐसी मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर होती है, माइक्रो प्रोसेसर के इनसाइड होती है। तो माइक्रो प्रोसेसर अगर किसी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करा रहा होता है काम करने के लिए रजिस्टर का इस्तेमाल करता है, ठीक है? लिमिटेड साइज़ में होते हैं एंड इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी। कंट्रोल यूनिट जैसा कि मैंने बताया कि कैन डायरेक्ट द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। जितने भी तरह के काम हो रहे हैं, चाहे वो इंस्ट्रक्शंस को इनपुट कराना, उसको एग्जीक्यूट कराना, उसको स्टोर कराना, ये सारा काम आपका कंप्यूटर कंट्रोल यूनिट कर रहा हो। ठीक है? तो कंट्रोल यूनिट डायरेक्ट द डेटा फ्लो बिटवीन द कंप्यूटर प्रोसेस, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो इन सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल करेगा? हमारा कंट्रोल यूनिट। तो अगर देखा जाए तो सीपीयू परफॉर्म्स फॉलोइंग 4 स्टेप्स इन एग्जीक्यूशन एंड इंस्ट्रक्शन। किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए सीपीयू को 4 स्टेप्स करने होते हैं। सबसे पहला काम होता है कंट्रोल यूनिट गेट्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को लेता है, इंस्ट्रक्शंस को लेता है मेमोरी से। उसके बाद कंट्रोल डिसाइड करता है कि उस इंस्ट्रक्शन के साथ क्या होना है और उसको डायरेक्ट उसको नेसेसरी एक्शंस बताता है, डेटा को कहाँ मूव करना है फ्रॉम मेमोरी टू अरिथमेटिक लॉजिक। उसके बाद एएलयू क्या करेगा? उसके ऊपर एक्चुअल प्रोसेसिंग। रिजल्ट जो होगा वो स्टोर्ड हो जाएगा मेमोरी में या रजिस्टर में। इस तरह से सीपीयू काम करता है। इसमें पहले 2 फेज़ को हम इंस्ट्रक्शन टाइम कहते हैं एंड दो अगला फेज़ होता है उसे हम एग्जीक्यूशन टाइम कहते हैं। मतलब यहाँ से इंस्ट्रक्शंस को फेच किया गया, यहाँ से एक्चुअल एग्जीक्यूशन परफॉर्म और इन सबको हम क्या कहते हैं? मशीन साइकिल कहते हैं। दोनों को अगर कंबाइन कर दीजिएगा तो दैट इज़ कॉल्ड मशीन साइकिल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की क्या-क्या क्वालिटी हो? जैसा कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर्स आर बीइंग इफेक्टिवली यूज्ड फॉर द वैरायटी ऑफ कई तरह के काम में यूज़ होते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो लगभग सारे ही फील्ड में हम आजकल कंप्यूटर। तो कंप्यूटर अगर पॉपुलर हुआ तो उसके कुछ एडवांटेज हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें जानने चाहिए। कंप्यूटर्स हैविंग सम स्ट्रेंथ्स एज़ वेल एज़ सम वीकनेस आल्सो। स्ट्रेंथ जिसकी मदद से हम ये समझते हैं कि हमारे लिए कंप्यूटर कितना यूज़फुल है, कितने पर्पस में आएगा, कितने काम में हम उसको ले सकते हैं। तो वो आपका स्ट्रेंथ बताता है। अगर स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो सबसे पहला नंबर आता है स्पीड। सभी को पता है कि कंप्यूटर्स क्या है? एक ऐसा डिवाइस जो वेरी फास्ट कैलकुलेटिंग कर सकता है। बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वो पर सेकंड प्रोसेस करता है। So computers are much faster as compared to human being. Computer can task in perform Computer can task in perform a minute. एक काम को मिनट में कर सकता है जिसको हम कई दिनों में करते हैं। मतलब इफ अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो मॉडर्न कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। बहुत बड़ा मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को 1 सेकंड में एग्जीक्यूट कराना बहुत बड़ा काम है। आप भी कर सकते हैं, बट आप शायद एक्यूरेसी मेंटेन ना करें। कंप्यूटर आपको हाई स्टोरेज कैपेसिटी भी प्रोवाइड करती है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आप छोटे से स्पेस में स्टोर कर सकते हो। एक छोटा-सा सीडी-रोम जो 4.7 इंच डायमीटर का होता है, 33 वॉल्यूम्स ऑफ एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को स्टोर कर सकता है। बबल्स मेमोरीज जो होते हैं कैन स्टोर देखो कितना 6 मिलियन 250,000 पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ स्पेस। फ्लैश मेमोरी जो है पेन ड्राइव है 3.5 सेंटीमीटर का लंबा होता है, 3 टू 5 सेंटीमीटर होता है। कितना 4 गीगाबिट से 64 32 128 जीबी। मतलब स्टोरेज बढ़ता जा रहा है बट साइज या तो रिड्यूस देखा जा रहा है। एक्यूरेसी कंप्यूटर जब काम करता है अपना कैलकुलेशन करता है वो एक्यूरेट भी होता है। वो ऐसा नहीं है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन देगा। बट जस्ट अगर किसी हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अगर किसी हार्डवेयर में प्रॉब्लम होगा तो कंप्यूटर कांट डू एनीथिंग। मतलब वहाँ कोई कंट्रोल नहीं है। रिलायबिलिटी कंप्यूटर्स आर इम्यून टू टायर्डनेस एंड बोredom और फैटिग। कंप्यूटर थकता भी नहीं है, कंप्यूटर बोर भी नहीं होता है और कंप्यूटर के साथ कोई बीमारियाँ भी नहीं होती। तो इट इज़ मोर रिलायबल देन ह्यूमन बीइंग। अगर कंप्यूटर को आप एक ही टास्क कह दीजिएगा बार-बार करने के लिए, तो ही इज़ कंप्यूटर कैन डू। बट एज़ ए ह्यूमन बीइंग हमें अगर कोई एक ही काम को बार-बार करने के लिए कह देगा, तो हमें पनिशमेंट जैसा फ़ील होगा और हम उसे नहीं करना चाहते। इसके बाद एक जबरदस्त क्वालिटी है कंप्यूटर की एंड दैट इज़ कॉल्ड वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी क्या होता है कि कंप्यूटर रिपिटिटिव जॉब्स एफिशिएंटली कर सकते हैं। दे कैन डू द सो मेनी प्रॉब्लम्स, हैज़ार्डस एज़ लेबर प्रॉब्लम्स इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट्स। हर तरह के एनवायरनमेंट में वो काम कर सकता है। इवन इवन कैन वर्क इन एरिया वेयर ह्यूमन ब्रेन एंड कैन एरर। फॉर इंस्टेंस ऑब्जर्विंग मोशन ऑफ वेरी फास्ट मूविंग आर्टिकल्स। Also they can work with the different types of the data information, graphics, audio, visual। मतलब अलग-अलग तरह के डेटा के साथ काम कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड वर्सर वीकनेस। कंप्यूटर जैसे एडवांटेज हैं, तो इसके कुछ अपने वीकनेस भी हैं। क्या है वीकनेस? तो वीकनेस ऑफ कंप्यूटर में होता है लैक ऑफ डिसीजन पावर। कंप्यूटर के पास अपना कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। इट्स द ग्रेट एसेट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो हमारे पास है बट कंप्यूटर के पास नहीं। हमारे पास आईक्यू होते हैं, हमारे पास कॉमन सेंस होते हैं बट कंप्यूटर डज़ नॉट हैव एनी।
इट्स अ डम्ब मशीन, इट्स अ डम्ब मशीन विथ अ ज़ीरो आईक्यू। अब इसे डम्ब मशीन क्यों कहते हैं? बिकॉज़ इट्स वर्क ऑन द इंस्ट्रक्शन। आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया है, उसके हिसाब से वो काम करेंगे। वो हर एक कदम चलने के लिए, हर एक काम को करने के लिए उन्हें इंस्ट्रक्शंस की रिक्वायरमेंट। नो ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक्स क्या होता है? इट इज़ अ ग्रेट एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग और होना चाहिए। हम सभी को सिखाया जाता है कि अगर आपने कोई मिस्टेक किया है, तो लर्न बाय मिस्टेक, लर्न फ्रॉम मिस्टेक। ऐसा नहीं कि वो मिस्टेक आप ही करें, किसी और ने भी किया है तो आप उस मिस्टेक से भी लर्न कर सकते हैं। तो कंप्यूटर्स के अंदर में ये क्वालिटी नहीं होती है। कंप्यूटर्स कैन नॉट लर्न फ्रॉम देयर पास्ट। कंप्यूटर कमिट्स एन एरर वन्स, द सिमिलर सिचुएशन और इवेंट अगर होगा तो फिर से वही एरर वो अगेन अगेन करेगा। इट कैन नॉट लर्न फ्रॉम देयर पास्ट। ह्यूमन बीइंग्स वी कैन लर्न इट। हम सेम गलती बार-बार नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स क्या है? एक सॉफ्टवेयर डिवाइस है जो ह्यूज वैरायटी ऑफ टास्क को कर सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर्स आर पॉसिबल टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टास्क, ह्यूज वैरायटी ऑफ टास्क। तो कंप्यूटर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन फॉलोइंग वेज, डिफरेंट वेज से ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस। पर्पस वाइज कंप्यूटर कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर एंड जनरल पर्पस कंप्यूटर। Special purpose computers, that is the one that is designed, a special purpose computer is the one that is designed to perform a specific task। जो एक खास तरह के काम को करेगा उसे हम स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहते हैं। The instructions programs to carry out the task permanently stored in the machine। उस मशीन के अंदर ही इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड होते हैं जिस टास्क के लिए उस कंप्यूटर को डिजाइन किया गया। एंड दिस कंप्यूटर्स आर नॉट वर्सेटाइल। ये वर्सेटाइल नेचर का नहीं होता है, मतलब ये कई तरह के कामों को नहीं कर सकता क्योंकि डिजाइन ही किया गया है स्पेशल पर्पस के लिए। बट जब हम जनरल पर्पस कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये वर्सेटाइल, these are the versatile computer। ठीक है? It's a not designed for the specific task, it can work on different tasks, just depend upon the programs कि आपने किस तरह के प्रोग्राम्स डाले हैं, किस तरह के सॉफ्टवेयर डाले हैं। अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर your computer is start working, so it can works, it can use in the countless applications। that program is not stored permanently but are input at the time of the execution। तब आप इसमें इंस्टॉल करते हैं अलग से। उसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल आल्सो यू कैन कैटेगराइज द कंप्यूटर। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशंस वाइज अगर कंप्यूटर कैटेगराइज किया जाए तो कंप्यूटर तीन तरह के बनेंगे। सबसे पहला नाम आता है एनालॉग। ये एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होता है? तो कहता है कि ऐसा कंप्यूटर जिसे कॉन्टिन्यूअस फिजिकल क्वांटिटीज या डेटा देना होता है काम करने के लिए, जैसे वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर। मतलब वोल्ट मीटर को कॉन्टिन्यूअसली अगर आप वोल्ट सप्लाई करोगे, करंट सप्लाई, तभी वो वोल्ट मेजर कर देगा। टेम्परेचर मेजरमेंट, थर्मोमीटर को अगर आपने टेम्परेचर बॉडी में लगाना है, आपने लगाया, लगा के निकाल दिया, तो वो आपका टेम्परेचर नहीं बताएगा उसे कंटीन्यूअसली डेटा इनपुट देना होगा। तो ये सब डिवाइस हैं, जहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन देना था, बट देयर एक्यूरेसी इज़ पुअर एज़ कंपेयर्ड टू एनालॉग डिजिटल। कंप्यूटर्स आर मोस्टली यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक। कहाँ यूज़ होता है? तो जनरली ये साइंटिफिक एप्लीकेशंस में, जैसे आपके व्हीकल्स में भी देख लो, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग स्केल इज़ एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। अब आता है डिजिटल कंप्यूटर। इस कंप्यूटर को आप आज यूज़ कर रहे हो। द कंप्यूटर व्हिच वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ 0 एंड 1, दैट इज़ द डिजिट्स, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर। दूसरा चीज़ है, इट डज़ नॉट रिक्वायर कंटीन्यूअसली। ठीक है? इट इज़ फास्टर दैन एनालॉग कंप्यूटर्स एंड इट इज़ मोर एक्यूरेट दैन एनालॉग। दिस इज़ यूज्ड फॉर द बिज़नेस एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन। डिजिटल कंप्यूटर्स कम्स वैरायटी ऑफ द फॉर्म बेस्ड ऑन देयर कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज़ कवर्ड इन नेक्स्ट टॉपिक। मीन्स टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में नेक्स्ट आता है हमारा हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या है? दैट इज द कॉम्बिनेशन, दैट इज द मिक्स ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। जब दोनों को आप कंबाइन कर देते हैं तो आपका हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। एंड दिस कंप्यूटर सम कैलकुलेशंस टेक प्लेस इन एनालॉग मैनर, रेस्ट ऑफ द देम टेक प्लेस इन डिजिटल मैनर। ठीक है? हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर बेस्ट यूज इन टू मॉनिटर द हॉस्पिटल पेशेंट्स वाइटल साइंस। हाइब्रिड कंप्यूटर, अब देखो वहाँ दोनों चीज है। डेटा भी एनालॉग आ रहा है। आप देखोगे ना, पेशेंट जैसे आईसीयू में होते हैं तो कई तरह के डिवाइसेस लगे होते हैं और वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे होते हैं। मॉनिटरिंग का जो काम है वो कंप्यूटर के थ्रू हो रहा होता है। लेकिन जो इनपुट मिल रहा है वो एनालॉग फॉर्म में होता है। कंटीन्यूअस इनपुट लिया जा रहा होता है उसकी बॉडी से विद द हेल्प ऑफ द इनपुट डिवाइस। जो भी इनपुट डिवाइस उसके लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग, दिस इज आल्सो द अनदर एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर। क्योंकि वेदर कंडीशंस, मॉइस्चर, टेम्परेचर, इसका कंटीन्यूअस इवैल्यूएशंस होता है। और वो कहाँ से होता है? वो एटमॉस्फेयर से होता है। तो कंटीन्यूअस डेटा इनपुट हो रहा होता है। लेकिन उसका जो कैलकुलेशंस हो रहा होता है वो कंप्यूटर के थ्रू किया जा रहा होता है। तो दैट इज द डिस्टेंस। So analog and hybrid computer perform a specialized task, but the digital computers are used almost everywhere in business and scientific application। ठीक है?
इसके बाद हम बात करेंगे डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर्स के कितने कैटेगरीज़ हैं? पर्पस वाइज़ अगर डिजिटल कंप्यूटर को भी देखा जाए, तो डिजिटल कंप्यूटर्स कैन बी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स और जनरल पर्पस कंप्यूटर। बट बेस्ड ऑन देयर कॉन्फ़िगरेशन, उसके कॉन्फ़िगरेशन और साइज़ के हिसाब से देखा जाए, तो डिजिटल कंप्यूटर्स को हम फॉलोइंग कैटेगरीज़ में कैटेगराइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। These computers are in the form of the tiny chips embedded within the circuitry of appliances such as television, washing machine, wristwatch। इन सब जगह में छोटे-छोटे चिप्स लगा दिए जाते हैं और वो स्मार्ट हो जाते हैं। स्मार्ट कैसे बन गए? क्योंकि उसके अंदर में कंप्यूटर अटैच किया गया। These computers are प्री-प्रोग्राम्ड, पहले से प्रोग्राम होते हैं। जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्रोग्राम है, वो चिप्स के ऊपर स्टोर्ड होता है। इट इज़ डिज़ाइन्ड फॉर द स्पेसिफिक टास्क, टर्निंग टू अ पर्टिकुलर टेलीविजन फ्रीक्वेंसी और कीपिंग द एक्यूरेट टाइम। तो इसके लिए हम इसके एम्बेडेड कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। एक्चुअली माइक्रो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसके अंदर में माइक्रो प्रोसेसर होता है। जनरली माइक्रो कंप्यूटर के अंदर में सिंगल माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, सिंगल यूजर सिस्टम्स होते हैं, जो बेसिक ऑपरेशंस, एजुकेशनल, ट्रेनिंग, स्मॉल बिज़नेस एप्लीकेशन, गेम्स, इन सारे काम में हम इसका यूज़ करते हैं। जनरली इसका यूज़ होता है ऑफ़िस में, घर पे, स्कूल में, शॉप पे, स्टोर पे, तो ऐसे कंप्यूटर जैसे आईबीएम का पर्सनल कंप्यूटर, एप्पल मैक, आईबीएम PS2, अब कई तरह के डेस्कटॉप आपके पास अवेलेबल है। माइक्रो कंप्यूटर को भी फर्दर कैटेगराइज़ किया जाता है, मोबाइल एंड हैंडहेल्ड कंप्यूटर दैट इज़ योर स्मार्टफ़ोन जो आपके हाथों में है, पोर्टेबल पीसी दैट इज़ योर लैपटॉप, डेस्कटॉप यानी कि डेस्क पे रखने वाले और वर्क स्टेशन जो कि हम यूज़ करते हैं एज़ अ सर्वर और स्मॉल मतलब जो डेस्कटॉप से थोड़ा एडवांस होते हैं। So this can be held in the hands but have limited capabilities compared to the bigger counterparts. Smartphone is the today is the best example of computer. Portable PC, bigger than mobile computers. These computers can be easily carried in a briefcase, purse, pocket. Example: laptop, notebook, PDAs. These days, the gap between the mobile and portable PCs are getting more and more narrower. मतलब डिफरेंशिएट कर पाना कि ये आपका लैपटॉप है, ये पोर्टेबल पीसीज है या मोबाइल है, बड़ा डिफरेंस हो जाता है। Desktop PCs. Desktop PCs can fit on the top of the desk based on their configuration. They can range from the home computers or a small business. तो कई जगह पे इसका इस्तेमाल देखा जाता है। वर्क स्टेशन आर सिमिलर टू द पर्सनल कंप्यूटर बट हैव ग्रेटर मेमोरी। तो ये क्वालिटी इसकी ज़्यादा होती है। एक्सटेंसिव मैथमेटिकल एबिलिटीज होता है इसके अंदर में। कनेक्टेड टू अदर वर्क स्टेशन और पर्सनल कंप्यूटर एक्सचेंज डेटा। तो टिपिकली फाउंड इन द साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस एनवायरनमेंट रिक्वायर हाई लेवल्स ऑफ कंप्यूटेशनल एबिलिटी। तो उसके लिए हम डेस्कटॉप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए डिजिटल कंप्यूटर में हमारा आ जाता है मिनी कंप्यूटर। एमटीसीपी पीडीपी मिनी कंप्यूटर्स का एक फोटो मैंने लगा रखा है। मिनी कंप्यूटर्स आल्सो कॉल्ड मिड रेंज सर्वर्स, इसे हम सर्वर्स के तौर पे यूज करते हैं। दिस इज द मोर पावरफुल कंप्यूटर। एक चीज ध्यान रखना है, जब डिजिटल कंप्यूटर में आप माइक्रो कंप्यूटर से सुपर कंप्यूटर की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहला तो साइज इंक्रीज होगा जैसे ही आप ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी इंक्रीज, तो एडवांटेज भी उसके ज्यादा हो जाएंगे। तो मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर इन टर्म ऑफ प्रोसेसिंग पावर। देखो क्या देखा जा रहा है, प्रोसेसिंग पावर एंड कैपेबिलिटीज के हिसाब से दिस कंप्यूटर्स आर बेटर देन माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर्स मेनली मल्टी मिनी कंप्यूटर्स आर मेनली मल्टी यूजर सिस्टम। जैसा अभी हमने पीछे बताया था कि डिजिटल कंप्यूटर हमारा सिंगल यूजर सिस्टम्स होते हैं, बट दिस इज द मल्टी यूजर where many user can simultaneously work. Many computers possess the greater storage capacity and larger memories as compared to microcomputers. So even handling more input-output devices, PDP-11, VAX, 7500, Magnum, etc. These are the some example of many. Mainframe. Look at the mainframe computer. Little bit advanced than microcomputer, mini computer. Mainframe computers are designed to handle huge volumes of data and information. It support more than 100 users at the same time. 100 से अधिक यूजर यहाँ पे एक साथ इस कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। इट्स अ वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव विथ हैविंग द ग्रेट प्रोसेसिंग स्पीड्स। स्पीड देखो, लार्ज तो है, एक्सपेंसिव है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा है। इट्स हैज अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड मेमोरी एज कंपेयर टू मिनी कंप्यूटर। This computer even process and work with the more than one processor. It's having the multiple processor. Just one can say these are the multi-user. क्या हैं? These are the multi-user, multi-processor system. The mainframe computers very sophisticated operating systems are needed, control and supervise their operation. जैसे ICL 39, CDC 600, VAX 8842, IBM 3090। इस तरह से आपको बहुत सारे मिनी कंप्यूटर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर। ये कुछ सुपर कंप्यूटर जो इंडिया ने बनाया है, मैंने उसकी फोटोग्राफ्स लगाई है। सीडेक एंड टाटा CRL युवा।
at Param Yuva and Tata CRL Yuva. Supercomputers are the most powerful computer among digital computers. This consists of the several processors running together. मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं और सब एक साथ काम कर रहे हैं. Immensely faster and powerful. Faster and powerful. These computers are capable of handling huge amount of calculation that are beyond the human capabilities. Supercomputers can perform billions of instructions per second. Some of the today's supercomputers have the computing capability equal to the 40,000 micro. So this is the big size, big capability. जैसा कि आप देख सकते हो ये कंप्यूटर लगाया जाता है तो कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट हो सकती है। सारे कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स हैं। इसको बाद में आप पीछे से वायर के थ्रू, प्लग के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि सुपर कंप्यूटर्स के पास कितना पावर है। मतलब जैसे ये बता रहा है कि 40,000 माइक्रो कंप्यूटर यानी कि जितने लैपटॉप आपके पास 40,000 लैपटॉप या डेस्कटॉप जितना काम करेंगे, उतना काम एक सुपर कंप्यूटर कर देता है। उससे भी ज़्यादा, उससे भी supercomputers, these are the mainly used in applications like देखिए this is also the cracks XMP supercomputer है ये देख सकते हैं आप these are the mainly used applications कहाँ यूज होगा weather forecasting न्यूक्लियर साइंस में न्यूक्लियर साइंस रिसर्च में एरोडायनामिक्स मॉडलिंग सिस्मोलॉजी मेट्रोलॉजी ऐसे जगहों पे हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं क्रे XMP14 CDC 205 ETGF10 Fujitsu BP NEX Param Pace these all are the super computers तो इतने सारे सुपर कंप्यूटर्स हैं और इसके यूजेज आप देख सकते हो इसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी आप गूगल करके पता कर सकते हो देयर आर लॉट्स ऑफ तो नाउ द चैप्टर इज ओवर मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे इस बीच सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है वीडियो अगर आपको लगता है कि पसंद है आपकी यूजफुल का है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक यू बाय बाय